प्रत्येक महिला जीवन में स्थायित्व की लालसा रखती है। भौतिक आवश्यकताओं के अलावा उसे किसी ठोस एवं मजबूत सहारे की भी दरकार होती है। सहारे की यह आवश्यकता विधवा, परित्यक्ता अथवा बड़ी आयु की ऐसी महिलाओं को बहुत अधिक होती है, किन्हीं कारणों जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो। हुमैरा उस्मानी भी उक्त महिलाओं में से एक थी। उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में रहने वाली थी हुमैरा। आम स्त्रियों के भांति उसे भी जीवन में स्थायित्व एवं ठोस सहारे की आवश्यकता थी। उमेर का मानना था कि किसी अच्छे व्यक्ति से विवाह हो जाए तो उसका जीवन संवर जाएगा। उमेरा का यह विश्वास गलत नहीं था। पति और पत्नी ही तो एक दूसरे के सबसे विश्वसनीय सहारा होते हैं। निजी प्रयासों से हुमैरा को उपयुक्त वर नहीं मिला, तब उसने वैवाहिक वेबसाइट पर गई। हुमैरा ने उक्त वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल तथा कुछ ग्लैमरस फोटो अपलोड कर दिए। वेबसाइट के नियमानुसार हुमैरा ने अपना सेल नंबर भी अपलोड कर दिया। कुछ दिनों में हुमैरा से विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के प्रस्ताव आने लगे। हुमैरा को उनमें से अलीम पसंद आया। हुमैरा ने मौजूद अलीम की आईडी क्लिक करके प्रोफाइल देखी। प्रोफाइल में अलीम ने अपनी आयु 36 वर्ष दर्ज की थी। प्रोफाइल के अनुसार अलीम लखनऊ का रहने वाला था। उसने स्वयं को प्रादेशिक सचिवालय में वीर ग्रेड का अफसर बताया था। प्रोफाइल में अलीम ने स्पष्ट लिखा था कि एक जानलेवा बीमारी के चलते पत्नी की मृत्यु हो गई है। वह अपने पीछे 5 वर्ष की एक पुत्री छोड़ गई है। बेटी की देखभाल और घर संभालने के लिए वह पुनर्विवाह करना चाहता था। उसकी प्राथमिकता कोई नवयौवना नहीं बल्कि तलाकशुदा विधवा या बड़ी आयु ऐसी युवती थी, सामाजिक कुरीति के चलते जिसका विवाह नहीं हो पाया हो। हुमैरा को अलीम की प्रोफाइल ने प्रभावित किया। एक तो सरकारी अफसर, दूसरा उम्र भी ज्यादा नहीं। 27 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती है। शकल सूरत से भी अलीम बुरा नहीं था। बहुत सोचने के बाद हुमैरा ने अलीम के प्रस्ताव पर इंटरेस्ट सेंड कर दिया। इंटरेस्ट देखने के बाद अलीम ने प्रसन्नता व्यक्त की। वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से उसने हुमैरा से चैटिंग शुरू कर दी। अलीम ने हुमैरा के बारे में छोटी मोटी बातें पूछी तो अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। हर उस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर दिया जो हुमैरा ने किया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए तो चैटिंग में उन्होंने सेल नंबर का विनिमय कर लिया। इसके बाद कभी वॉइस तो कभी वीडियो कॉल करने लगे। अलीम की बातें इस कदर लुभावनी होती थी कि हुमैरा का जी चाहता था कि वह बोलता रहे, उनके बीच होने वाली बातचीत कभी खत्म न हो। वह उससे ऐसी प्रभावित हुई कि शादी का फैसला कर लिया। हुमैरा का फैसला सुनकर अलीम ने खुशी का इजहार किया। वह बोला, मैं दिल्ली आ जाता हूँ, सरकारी अफसर हूँ, सिर पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए बार बार नहीं आ सकता। पहली बार में ही तुम्हारे घर वालों से मिलकर उनकी रजामंदी लूँगा। उन्होंने हाँ कहा तो हम निकाह की तारीख फिक्स कर लेंगे। दोपहर को हमारा निकाह और रात को वलीमा हो जाएगा। लखनऊ में वलीमा करने के लिए बहुत झंझट है, इसलिए दिल्ली में ही वलीमा करूँगी। हुमैरा चाहेगी जिसमें आपको सहूलियत हो वो कीजिए। वलीमा ना भी करेंगे तो चलेगा। नहीं, वलीमा करना सुन्नत है, इसलिए करना ही होगा। तो ज़रूर कीजिए। तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी के बाद मैं हॉल, कैटरिंग वगैरह बुक कर लूँगा। तुमको नगद पैसा भी दे दूंगा ताकि तुम अपने लिए कपड़े, गहने वगैरह की खरीदारी कर सको। सारी तैयारी करके लखनऊ लौट जाऊंगा। उसके बाद बारात लेकर आऊंगा और तुमको विदा करके साथ ले जाऊंगा। हुमैरा के मन में खुशियों की सुगंधित हवाएं चलने लगी। पलकों पर भविष्य के सतरंगी सपने सजाए वह अलीम के दिल्ली आने की प्रतीक्षा करने लगी। 16 जुलाई 1924 को सुबह अलीम हुमैरा के दिल्ली घर आ चुका। हुमैरा एवं उसके परिजनों ने खुले दिल से हलीम का स्वागत किया। आओ भगत की चेहरे मोहरे एवं कदकाठी से सलीम आकर्षक था। उससे अधिक आकर्षक थी उसकी सरकारी नौकरी। अलीम ने हुमैरा एवं उसके परिजनों को अपनी स्वर्गीय पत्नी और बेटी की संयुक्त फोटो दिखाई। अलीम की सागगोई से उस्मानी परिवार ऐसा प्रभावित हुआ कि अलीम को दामाद बनाने को राजी हो गया। हुमैरा पहले से रजामंद थी। उस्मानी परिवार की सहमति से अलीम ने विवाह की तिथि भी निश्चित कर ली। लंच के बाद अलीम ने हुमैरा से एकांत में बात की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बार बार मेरा दिल्ली आना नहीं हो सकता। एक बार में ही शादी की सारी तैयारी करके वापस जाना होगा। हाँ, कहा तो था। हुमैरा उसकी आंखों में देखते हुए खुशदिली से बोली, सब क्लियर हो गया है। बारात के रहने, खाने पीने की व्यवस्था मेरे पेरेंट करेंगे। वलीमा के लिए आप भी हॉल और कैटरिंग बुक कर लीजिए। अरे वही करने आया था। अलीम सड़ा सा मुंह बनाकर बोला, शायद तुमने नोट नहीं किया कि मैं खाली हाथ तुम्हारे घर आया हूँ। मैंने नोटिस किया पर ज़्यादा दिमाग नहीं खपाया। हुमैरा बोली, मेरा ख्याल था कि आप होटल में ठहरे होंगे और आपका सामान भी वहीं रखा होगा।
अलीम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ट्रेन में बैग चोरी हो गया है। फिर हुमेरा चौंकी, बैग चोर ले गया? हाँ हुमेरा, अलीम ने मुंह और बुरा बन गया। बैग में मेरा पर्स भी था जिसमें कैश के अलावा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी था। बैग में ही मेरा मोबाइल फ़ोन रखा था, 2 जोड़ी कपड़े भी थे। चोर मुझे कंगाल कर गया, जेब में कुछ रुपए थे, उससे ही तुम्हारे घर पहुंचा हूँ। अब तो वापस जाने का किराया तक मेरे पास नहीं बचा है। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। हुमेरा के मस्तक पर चिंता की लकीरें पड़ गई। क्या करोगे अब तुम? अगर तुम मेरी मदद करो तो पहले से तय किए हुए सारे काम करके लखनऊ वापस लौट सकता हूँ। हुमेरा अलीम की आंखों में देखने लगी। बताइए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है मगर मजबूरी है। अलीम का स्वर दयनीय था। जितने रुपए तुम्हारे पास हो कर्ज के तौर पर मुझे दे दो। लखनऊ पहुँचते ही तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेरे पास तकरीबन 400 रुपये हैं जिनसे आपका कुछ नहीं होगा। हुमेरा उसके चेहरे पर नजरें जमा कर बोली, आप बताएं कितने रुपए चाहिए? मैं घर से मांग कर दे देती हूँ। अगर आज मैं अपने होने वाले ससुराल से पैसा लूँगा तो कल को मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी बात सही है। हुमेरा ने अलीम का समर्थन किया। वह नहीं चाहती थी कि भविष्य में उसके पति को हिकारत से देखा जाए। कुछ सोचकर बोली, ऐसा कीजिए, आप मेरा ATM कार्ड ले लीजिए। मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये के आसपास हैं। उसके बाद हुमेरा ने अलीम को अपना ATM कार्ड दिया और उसका पिन कोड भी बता दिया। ICICI बैंक का डेबिट कार्ड जेब के हवाले करते हुए अलीम बोला, वलीमा के लिए हाल कैटरर वगैरह बुक करना है, उसके लिए एडवांस जमा करना होगा। तब हुमेरा बोली कि जो मेरे पास था मैंने आपको दे दिया है। उसके लहजे में बेबसी थी। तुम्हारे पास सोने के जेवर तो जरूर होंगे, चुपके से मुझे दे दो। जेवर गिरवी रखकर मैं कैश ले लूँगा। लखनऊ पहुंचकर मैं तुम्हारे खाते में ब्याज सहित पूरी रकम ट्रांसफ़र करके पैसा लेकर तुम जेवर ले आना। अलीम की यह बात हुमेरा को अजीब लगी। यह कैसा आदमी है कि शादी तय होती है गिरवी रखने को जेवर मांग रहा है। इसके बावजूद उसने की सोने की चेन, ईयर रिंग और 2 अंगूठियाँ उसको दे दी। इतना ही नहीं, अलीम ने हुमेरा से उसका सैमसंग मोबाइल फ़ोन भी यह कहकर ले लिया कि सारे काम करके लौटते समय वह फ़ोन वापस कर देगा। इसके बाद अलीम घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। शाम ढलने लगी तब हुमेरा को चिंता हुई। उसने अपना मोबाइल नंबर डायल किया तो वह स्विच ऑफ मिला। बस यहीं से हुमेरा के मन में शक का कीड़ा बलबलाने लगा। अलीम के झांसे में आकर वह ठगी का शिकार हो गई थी। अलीम का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पूरी रात आंखों में कट गई। अलीम वापस नहीं लौटा, न हुमेरा का बंद किया मोबाइल चालू हुआ। इससे हुमेरा के मन में शक यकीन में बदल गया। हुमेरा ने जीवनसाथी.com पर अलीम की प्रोफाइल खोलना चाही तो वह भी डिलीट हो चुकी थी। अलीम जिस फ़ोन नंबर से बात करता था वह पहले से ही बंद था। हुमेरा के लिए अब शक की गुंजाइश नहीं रही कि खुशहाल जिंदगी का सपना देखने में वह लुट गई थी। 2 दिन तक हुमेरा ने अलीम की वापसी का इंतजार किया। जब उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई तब उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का साहस हुमेरा में नहीं था। इससे उसे अपनी बदनामी का भय था। अतः उसने एक साइबर कैफे में जाकर अपनी शिकायत दर्ज की और दिल्ली क्राइम ब्रांच को मेल कर दिया। DCP ने उक्त शिकायत को गंभीरता से लेकर इंस्पेक्टर को जांच की पुष्टि का दायित्व दिया। शिकायत में हुमेरा ने अपना मोबाइल नंबर लिखा था। इंस्पेक्टर ने उक्त नंबर पर उससे बात की। इसके बाद उत्तम नगर जाकर उससे मिली और समूचे घटनाक्रम की जानकारी ली। इससे स्पष्ट हो गया कि हुमेरा की शिकायत गलत नहीं थी। अतः पुलिस को वास्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा ली गई। ठग अलीम का पता लगाने का जांच दल के पास कोई सीधा रास्ता नहीं था। हुमेरा उसका नंबर के अलावा कुछ नहीं जानती थी और वह भी बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर का मानना था कि अलीम ने अपने कार्यस्थल के बारे में हुमेरा को जो गलत बताया था सब गलत था, इसलिए पड़ताल के लिए लखनऊ जाने का कोई औचित्य नहीं था। इंस्पेक्टर ने हुमेरा से अलीम की जीवनसाथी की प्रोफाइल ID पूछकर उसकी रिकवरी कराई तो उसमें अपलोड किया अलीम का फोटो मिल गया। जांच दल को संदेह था कि अलीम को दिल्ली का ही होना चाहिए। कोई ठग अपना सही पता क्यों बताएगा भला, इसलिए वह लखनऊ वासी नहीं हो सकता है। अतः प्रियंका ने वैवाहिक वेबसाइट के लिए गए अलीम के फोटो की अनेक प्रिंट बनवाकर टीम मेंबर को और मुखबिरों को बांट लिया। फोटो के आधार पर उक्त सभी ठग अलीम की सुराग रस्सी में जुट गए।
टीम का एक सदस्य को इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता भी मिले। उसे पूर्वी दिल्ली में रहने वाली शहनाज नामक महिला के बारे में पता चला। जांच दल का वह सदस्य शहनाज के घर जाकर उससे मिला। 26 वर्षीय शहनाज की शादी ऐसे युवक से हुई थी जो इसमें किया था। नशे की इस लत ने शादी से पहले ही वह खोखला हो गया था। शादी होने पर उसका श्रम बढ़ा, एनर्जी ज़्यादा खर्च होने लगी तो वह बीमार पड़ गया। बीमारी में भी उसने नशे की लत नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि 2 साल के अंदर ही वह मौत को गले लगाकर दफन हो गया। पति की मौत के बाद शहनाज का कोई सहारा नहीं रहा। ससुराल वाले ताने देते थे कि यह औरत नहीं डायन है। आते ही पति को खा गई। मायके की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी जो शहनाज का खर्चा उठा पाते। हाँ, उन लोगों ने यह प्रयास अवश्य किया कि बेटी का घर फिर से बस जाए। क्योंकि शहनाज पर डायन एवं मनहूस होने का ठप्पा लग चुका था, इसलिए कोई भी उसके साथ हाथ थामने को राजी नहीं हुआ। शहनाज जानती थी कि अकेले जी पाना उसके लिए असंभव की सीमा तक कठिन है। उसे यह भी पता था कि यदि उसकी शादी जल्दी नहीं हुई तो लोग उसे कटी पतंग समझकर लूटने की कोशिश में लग जाएंगे। अतः हर ओर से निराश होने के बाद शहनाज ने वैवाहिक वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर अपना बायोडाटा शादी.com पर अपलोड कर दिया। विभिन्न मुद्राओं में 3-4 फोटो पोस्ट कर दिए। कुछ ही दिनों बाद शहनाज के प्रस्ताव पर परवेज का इंटरेस्ट आ गया। शहनाज ने परवेज की शादी.com आईडी पर क्लिक किया तो प्रोफाइल खुल गई। परवेज का फोटो लुभावना था। प्रोफाइल में उसने स्वयं की आयु 36 वर्ष तथा खुद को बड़ा कारोबारी बताया था। उसने लिखा था कि मेरी बीवी का देहांत हो गया है, 5 साल की बेटी है, उसकी परवरिश के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जीवन में स्थायित्व पाने के लिए शहनाज ने बिन माँ की बेटी को कबूल करने का मन बना लिया। इसके बाद उसने परवेज को अपना इंटरेस्ट सेंड कर दिया। दोनों ने एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाया है तो दोनों के फ़ोन नंबर भी आदान प्रदान हो गए। परवेज अब बेनागा शहनाज से बातें करने लगा। बातों बात करने का उसका अंदाज ऐसा था कि शहनाज को भा गया। दोनों ने अपने अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ बता दिया। परवेज धीरे धीरे शहनाज के दिल में उतरता चला गया। शहनाज स्वयं को सौभाग्यशाली समझने लगी कि उसे इतनी आसानी से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। इसके बाद सब कुछ वही हुआ जैसा हुमेरा के केस में हुआ था। बातचीत करने के बाद एक दिन परवेज बिना पूर्व सूचना के शहनाज के घर आ पहुंचा। संयोग से उस वक्त शहनाज घर में अकेली थी। उसने परवेज का स्वागत किया, चाय नाश्ता कराया। परवेज ने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया, फिर स्वर्गीय पत्नी और मासूम बेटी की फोटो उसे दिखाई। इसके बाद शादी की बात चली तो शहनाज बोली, मैं आपसे शादी करने को राजी हूँ, मगर दहेज में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे मायके वाले दहेज में दे पाने की स्थिति में है। एक जोड़े कपड़े में ही आपको कबूल करना होगा। यह गलत फहमी मन से निकाल दो कि तुम कंगाल हो। परवेज अपनी कुर्सी से उठकर पलंग पर टांग लटकाए हुए शहनाज के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। तुमसे अमीर औरत शायद इस दिल्ली में शहर में दूसरी कोई नहीं होगी। शहनाज चौंक कर उसकी आंखों में देखने लगी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? परवेज का मिजाज एकदम से शायराना और सेक्सी हो गया। ये रसीले होंठ, ये नशीली आंखें, ये तराशा हुआ बदन, अंग अंग से मानो टपकता हुआ शबाब, ऐसी मदमस्त जवानी जिसकी हो उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। शहनाज एकदम से शर्म से लाल हो गई। इस तरह की बात मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। हम होने वाले मियाँ बीवी हैं, हमारे बीच शर्म का पर्दा रहेगा तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। परवेज ने शहनाज का हसीन चेहरा हथेलियों में ले लिया और कहा कि अपने शराब के कुछ घूंट हमें भी पिला दो। शादी के बाद तो शराब की आखिरी बूंद तक मुझे ही चट करना है। इसके बाद उसने तपते होंठ शहनाज के लरकते होंठों पर रख दिए। बहुत मुश्किल से शादी के लिए कोई राजी हुआ था। शहनाज यह सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने सोचा, परवेज होंठ चूसेगा, गालों की पप्पी लेगा, इससे अधिक हुआ तो वक्त मसल देगा, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा, इसके एवज में शादी भी तो करेगा। उक्त विचार के तहत शहनाज ने विरोध नहीं किया। परवेज ने अपनी पूरी क्रिया प्रतिक्रिया कर ली। शहनाज के जिस्म में हवस की चिंगारियां चटकने लगी। मन से भले बुरे का बोझ शून्य होता गया। अब तक शहनाज विरोध करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। पति के मौत के बाद कई महीने पहले से वह देह सुख से वंचित थी, अतः अनचाहे ही उसने समर्पण कर दिया। परवेज बिस्तर का भी कुशल खिलाड़ी था। उसने शहनाज के देह के हर हिस्से पर अपनी मोहर लगा दी, जिस्म को थपथपाया और फिर उसे आनंद के आसमान में उड़ा ले गया। शहनाज को अपनी अंकशायनी बनाने के बाद शादी की तारीख तय करने के लिए जल्द आने का वायदा करके परवेज ऐसा गया कि वापस न आया।
उसका सेल नंबर भी हमेशा के लिए बंद हो गया और शादी.com से उसकी प्रोफाइल भी डिलीट हो गई। शहनाज के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वह किसी ठगी का शिकार हुई है। उसके पास न जेवर थे न केस, इसलिए वह उसकी इज्जत से खेलकर चलता बना था। परवेज के जाने के बाद विवाह की खुशी में शहनाज ने सबको परवेज के बारे में बता दिया था। जब वह नहीं आया तो सभी को पता चल गया कि अभागी शहनाज के साथ कैसा अनर्थ हुआ है। ऐसी बातें छुपी कहाँ रहती है। बात फैली तो मुखबिर के जरिए जांच दल के सदस्य तक बात पहुंच गई। वह शहनाज के घर जाकर उससे मिला। उसे वह तस्वीर दिखाई जो अलीम के नाम से जीवन साथी .com पर अपलोड की गई थी। फोटो देखते ही शहनाज उछल पड़ी। हाँ, यही परवेज है जिसने मेरे साथ धोखा किया है। अब स्पष्ट हो गया कि ठग न अलीम था न परवेज। हर बार नए नाम के साथ वह वारदात कर रहा था। हुमेरा तथा शहनाज ने व्यापक पूछताछ से यह स्पष्ट हो गया कि ठग जो भी है वह मुस्लिम समुदाय का ही है। उसकी भाषा बोलचाल से दोनों युवतियों को पक्का यकीन था कि वह मुसलमान ही है। जांच दल को यह भी आभास हो गया था कि ठग उन मुस्लिम युवतियों को ही अपना शिकार बनाता है जो या तो परित्यक्ता है या बड़ी उम्र की कुंवारी युवतियां हैं। जांच दल को मामले की पूर्ण जानकारी हुई तो उनका संदेह विश्वास में बदल गया कि ठग दिल्ली का होना चाहिए। यदि वह दिल्ली का नहीं है तो दिल्ली से उसका गहरा कनेक्शन होना चाहिए। उक्त विचार के तहत जांच दल ने दिल्ली महानगर में विशेषकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है ठग की तलाश आरंभ कर दी। जांच दल के इस प्रयास का सकारात्मक परिणाम भी निकला। मुखबिर अंदर से खबर निकाल रहा है कि ठग का वास्तविक नाम मुकीम अयूब खान है। वह दिल्ली में ही रहता है। कुछ अर्सा पूर्व वह गुजरात चला गया। वहां से वह दिल्ली आता जाता रहता है। कुछ दिन दिल्ली में गुजार कर वह गुजरात लौट जाता है। मुखबिर कहीं से यह खबर भी निकाल लाया कि 2 सितंबर को मुकीम गुजरात से दिल्ली आएगा। गुजरात से आने वाली सभी रेलगाड़ियों की यात्रा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर समाप्त होती थी। अतः इंस्पेक्टर ने मुकीम की गिरफ्तारी के लिए उक्त स्टेशन पर जाल बिछा दिया। अलीम और परवेज के फर्जी नाम से वैवाहिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए फोटो जांच दल के सभी सदस्यों के पास थे, इसलिए मुकीम को पहचानने में दिक्कत नहीं होना थी। जांच दल को उसकी मुस्तैदी का फल भी मिला। बड़ौदा से हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेन से उतरते समय मुसाफिरों की निगरानी करते समय वांछित मुकीम नजर आ गया। जांच दल ने चतुराई से घेराबंदी करके उसे दबोच लिया। मुकीम को प्रीत विहार स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में ले जाकर पूछताछ की गहन प्रक्रिया से गुजारा गया तो कुछ ही देर में उसने समूची अपराध गाथा सामने कर दी। मुकीम कोई मामूली ठग नहीं था। शादी के नाम पर उसने ऐसे ऐसे गुल खिलाए थे कि पुलिस भी उसके कार्य प्रणाली तथा चतुराई से हैरान रह गई। 38 वर्षीय मुकीम खान मूलतः जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता का नाम अयूब खान था। उसका एक बड़ा भाई था। बचपन से ही मुकीम का मन पढ़ाई में कम लगता था। मुकीम युवा हुआ तो परिजनों ने उसका विवाह नूरी से कर दिया। शादी के बाद अधिक पैसे की जरूरत होने पर वह दिल्ली आ गया। दिल्ली में जो मुकीम कमाता था उससे घर खर्च मुश्किल से चलता था। तब वह पैसा कमाने की तरकीबें सोचते रहता था। कोई तरकीब मन को भाती तो वह उस पर अमल भी करता था। एक दिन मुकीम अपना स्मार्टफोन चला रहा था, तभी जीवनसाथी.com नामक वेबसाइट खुल गई। मुकीम वेबसाइट के अंदर घुसा तो विवाह के इच्छुक युवक युवतियों का बायोडाटा देखने को मिला। मौज ही मौज में मुकीम ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना दी। प्रोफाइल में उसने स्वयं को विधुर तथा 5 वर्ष की पुत्री का पिता बताते हुए कामकाजी महिला से विवाह करने में रुचि व्यक्त की। कुछ ही दिन में उसकी प्रोफाइल पर इंटरेस्ट आने भी लगा। इंटरेस्ट लेने वाली एक युवती बड़ौदा गुजरात की रूहीना थी। रूहीना को बातों से लुभाने के बाद मुकीम एक दिन बड़ौदा गया और भावी पति की ने बहुत खातिर की। मुकीम ने रूहीना से मीठी मीठी बातों में फंसाकर और जेब काटने का बहाना बनाकर 30,000 रुपये ठग लिए। इतना ही नहीं, बड़ौदा में बसने का झांसा देकर मुकीम ने उससे शादी भी कर ली। कुछ महीने बड़ोदरा में रूहीना के साथ मजा करने के बाद मुकीम दिल्ली लौट आया। इस घटना से ऐश करने और पैसा कमाने की मुकीम को मज़ेदार राह मिल गई। इसके बाद मुकीम ने जीवनसाथी.com के अलावा शादी.com भी फर्जी नामों से अपनी प्रोफाइल बना ली। तेज दिमाग मुकीम ने अपने निशाने पर मुस्लिम महिलाओं को रखा। ऐसी महिला जो विधवा हो, परित्यक्ता हो, किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही हो, कम उम्र में अविवाहित युवती में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हर वारदात के लिए मुकीम नया नाम, नई प्रोफाइल, नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता था। सफलता से वारदात अंजाम देने के बाद वह सब डिलीट कर देता, सिम कार्ड भी तोड़ देता था ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके।
पुलिस के अनुसार मुकीम ने चौथी शादी भी की, फिर सारा माल लेकर भाग गया। चौथी बीवी भी हाथ मलती रह गई। पकड़े जाने के 3 महीने पहले मुकीम ने आरिफ नाम धारण करके स्वयं को लाइब्रेरियन बताकर रायबरेली की तस्लीम फातिमा को अपने सुनहरे जाल में फंसाया था। तस्लीम फातिमा को ठगे जाने का एहसास 2 दिन बाद हुआ था, तब उन्होंने वहां रिपोर्ट दर्ज की थी। इस घटना से 2 महीने पहले मुकीम शाहबाद गेट कोतवाली रामपुर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका था। 2.5 माह पूर्व मुकीम ने अंबेडकर पार्क लखनऊ में शबनम से भी ठगी की थी और उसकी एक्टिवा स्कूटी को लेकर भाग गया था। इरम शाह अना रिजवी शबनम ने थाने में एफआईआर कराई थी, मगर पुलिस के हाथ मुकीम के गरेबान तक नहीं पहुंच सकते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुकीम से हुमेरा उस्मानी का सेल फोन और तस्नीम फातिमा की स्कूटी बरामद की। शबनम की स्कूटी वह बड़ौदा ले गया था जो वहीं थी। आगे की पूछताछ में मुकीम ने बताया कि उसने कुल मिलाकर 50 से अधिक महिलाओं को शादी के नाम पर ठगा था। पुलिस के अनुसार मुकीम इतना शातिर दिमाग था कि उसने एक महिला जज को भी अपने वाक जाल में उलझाकर उसे भी उल्लू बना दिया था। यह महिला जज उत्तर प्रदेश में पदस्थ है। वह अपनी बेटी के विवाह के चक्कर में ठगी का शिकार हो गई थी। मुकीम ने पुलिस को बताया कि वह केवल नाम और मोबाइल नंबर ही नहीं बदलता था, घर भी बदलता रहता था। बीते कुछ अरसे से वह गली नंबर 2 शास्त्री पार्क दिल्ली स्थित मकान नंबर C से रहता था। कुछ दिन दिल्ली में रहता, वारदात करता और फिर बड़ौदा लौट जाता। मुकीम से आवश्यक पूछताछ में बताया गया। पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कथा पढ़े जाने तक वह बहुनामधारी मुकीम जेल में था और नई वारदातों को अंजाम कर रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य कोई महिला ठगी का शिकार होने से बच सके। आप कमेंट करके बताएं, आपके पास अगर कोई कहानी हो तो मुझे दें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। आपके कमेंट से नई ऊर्जा मिलती है। कृपया आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।